Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools, I'm विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जैसे कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या अंतर है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है उसमें लिमिट्स नहीं होती हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है a टू b ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है ना a टू b ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b ऑफ एफ एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम a टू b, क्या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम a टू b, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसको ऐसे बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बिटवीन लिमिट a टू b। a और b के बीच में डेफिनेट इंटीग्रेशन किया गया है। क्लियर? तो होता किसके इक्वल है, देखो जैसे a से b एफ एक्स जो हमें निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम a टू b, मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जो एफ एक्स है वो कैपिटल एफ एक्स आ गया। ठीक है, स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ एक्स आ गया है। तो उस पर अब लिमिट लगाई है हमने a से b। अब ये क्या है लिमिट, लिमिट का मतलब है एफ ऑफ b को इसमें पुट करो माइनस एफ ऑफ a इसमें पुट कर दो। क्लियर है? और माइनस कर दिया है तो बस ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट c लिया करते थे, तो क्या हमें यहाँ पे लेना चाहिए? तो नहीं। क्यों नहीं? अगर लोगे भी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मैं ये कह रहा हूँ a से b ऑफ एफ एक्स, समझना एफ एक्स, मान लेते हैं इसका जो इंटीग्रेशन आया है वो ये आया है, तुमने मतलब ऐसा कुछ लिखा है और फिर लिमिट लगाइए a से b, तो क्या आएगा एफ ऑफ b प्लस सी माइनस एफ ऑफ a प्लस सी बच्चों। और देखो c से c कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो बात समझ आई, c का कोई फायदा नहीं हुआ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, ये बात सबसे पहले हमने दिमाग में बसा ली। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो होता क्या है, इनडेफिनेट क्या होता है। कि जैसा कि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन हमें क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या देता है? फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे देखो अभी फिलहाल अभी हमने किया एफ एक्स डी एक्स, तो मान लो इसका ये आ गया एफ एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू क्या, एफ एक्स प्लस सी, है ना? ऐसे ही था इंटीग्रेशन में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा है हमने। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये प्लस सी, अब सी तो कुछ भी हो सकता है ना, मान लो सी 0 है तो ये क्या आएगा y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा सी 1 है तो कितना आएगा एफ एक्स प्लस 1, ये अच्छा -1 है तो -1, ये डिपेंड करेगा क्या वैल्यू है। क्लियर है? और इससे फर्क क्या पड़ेगा, मान लो जो एफ एक्स है उसका जो ग्राफ है वो ये है। ठीक है, एफ एक्स का ग्राफ ये है। अब एफ एक्स प्लस 1 का क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, बस 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। एफ एक्स -1 का क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, बस 1 यूनिट नीचे, -2 2 यूनिट नीचे। ऐसे ही ऐसे इनफाइनाइट ग्राफ्स मिल सकते हैं। सही बात है या नहीं? कितने इनफाइनाइट, बस इन सब की फैमिली बोली जाती है ये फैमिली। ठीक है ना? तो फैमिली ऑफ कर्व्स मिल रहे हैं, ये देखो जो एक जैसे हैं, जिनमें क्या क्वालिटी है, ध्यान से देखो कि अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं y डैश तो f डैश x आएगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ c। मतलब dy बाई dx जो होगा वो f डैश x होगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ c। मतलब किसी भी पर्टिकुलर x पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा सेम रहेगा। ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, थोड़ा सा वहां से कनेक्ट करके ले जा रहा हूं तुम्हें, जो कनेक्ट हो जाए तो फिर ऐसा लगे कि सेम ही चैप्टर चल रहा है। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया कि भाई ये एक पर्टिकुलर x है, लेट्स से x इक्वल टू x1, तो x इक्वल टू x1 के लिए हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगी वो पैरेलल आएंगी।
तो इन कर्व्स में जो फैमिली ऑफ कर्व है ना, इनकी ये क्वालिटी है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्स के लिए, ठीक है, जो टेंजेंट्स आएंगी वो हमेशा पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो ये इस टाइप की क्वालिटी रखने वाले कर्व्स की फैमिली हमें मिलती है। ऑलराइट बच्चों, समझ गए, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये हमें वैसे एरिया देता है विद साइन कन्वेंशन, ये मैं मेंशन करूंगा, एरिया विद साइन कन्वेंशन। एक्चुअल में एरिया नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल देना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में जो एरिया है वो नेगेटिव में भी कैलकुलेट होता है। सही है, उसमें टेंशन मत लो, वो अभी तुम्हें विजुअलाइज करवा दूंगा मैं। उससे पहले बस अभी तक कुछ लिखने का है नहीं, ये मैं हटा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों ऐसे देखो, अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये हमें क्या देता है, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। देखो जैसे ये एक कर्व है, मान लेते हैं ये है y = fx। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, कहाँ से? a से b में, x = a से x = b में। तो मुझे ये एरिया देता है, मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला जो एरिया मिलेगा ना वो मिलेगा ये a से b fx dx, एरिया इसका। अब कैसे, वो अभी हम देख लेते हैं। देखो ध्यान से, एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है इसे देखने की जरूरत है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, fx × dx, fx × dx। इसका मतलब समझें, अगर मुझे कहा जाए कि इसमें एरिया निकालें, आप ये वाला एरिया निकालना है, तो अब ये ऐसा तो है नहीं कि भाई सर्कल है या कुछ ऐसी नॉन शेप है जिसमें हम एरिया निकालना जानते हैं कि सर्कल का एरिया πr², स्क्वायर का एरिया a², ऐसे करके हमने, ऐसा तो कोई शेप नहीं है ये। तो अब कैसे निकालें? तो देखो एक चीज़ ही है हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स। मैं रेक्टेंगल्स का यूज़ करके इसका एरिया निकाल सकता हूँ। बात को समझिएगा, ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। मैं इसका एरिया निकालने जा रहा हूँ यूजिंग रेक्टेंगल्स। ध्यान से देखिएगा, मैंने माना x = a और एक ये वाला पॉइंट मान लिया ये है x = x1, ठीक है, x = x1। अब ये वाला ना देखो, ये मैंने रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया। अगर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो कितना होगा? ध्यान से, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? क्या होगा? हाइट इंटू विड्थ। बात सही है या नहीं? ठीक है, हाइट कितनी है? हाइट कितनी होगी भाई? जब ये x = x1 है तो x1 × f(x1), सॉरी x1, f(x1), तो हाइट कितनी है बच्चों? f(x1), और विड्थ कितनी है? विड्थ है x1 - a, है कि नहीं? तो इस रेक्टेंगल, जो पहला रेक्टेंगल आया है उसका एरिया है ये x1 - a × f(x1). क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट, मैंने अब एक और स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ की और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना दिया, एक और रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, बात को समझना। अब इसका एरिया निकाला, इसका एरिया क्या होगा? देखो इसका होगा x2 - x1 एंड f(x2). इसकी हाइट कैसे होगी? x2, f(x2). ऑलराइट, इसकी हाइट ये आएगी यहाँ तक। सिमिलरली यही काम मैं आगे तक करता जाऊंगा, फिर आएगा x3 - x2 f(x3), और जब लास्ट में पहुंचूंगा मैं, लास्ट में एक रेक्टेंगल यहाँ से बनेगा, उससे पहले वाली एक लाइन ऐसे होगी और ये बनेगा एक रेक्टेंगल, ठीक है। इसे मान लिया xn, तो मैंने कहा लास्ट में आएगा b - xn एंड f(xn), ठीक है, b - xn एंड f(xn), ऐसे करके कुछ आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात सभी लोग? ऑलराइट, तो मतलब ये ध्यान से देखने की बात है। ये जो चल रहा है इसके जरिए मैं इसका एरिया निकालता हूं।
अब लेकिन एक बात को ध्यान से देखें, जहाँ पे मैं ये रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, जो भी मैं ये रेक्टेंगल्स फॉर्म कर रहा हूँ बच्चों, इसमें ना एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा ऐड हो रही है, एरर कहते हैं जिसे। ये वाली देखो, ये एरर, ये तो चाहिए ही नहीं ना मुझे, लेकिन एरिया जब मैं इसका ले रहा हूँ तो ये वाला भी मिलेगा मुझे, ये वाला पोर्शन। क्लियर है मेरी बात? ये वाला पोर्शन भी मिलेगा। तो अगर इस मेथड की हेल्प से मैं एरिया निकालूँ इस शेप का, तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर आएंगी। तो इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक और ग्राफ बना दिया पहले तो, और कहाँ से कहाँ तक, ये है ए और ये है बी, यहाँ तक मुझे एरिया निकालना है। तो मैंने क्या किया, इन स्ट्रिप को ना बहुत छोटा कर दिया। देखो स्ट्रिप की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी एरर उतनी ही ज़्यादा होगी। देखो एक तो मान लो स्ट्रिप ऐसी ली तो एरर देखो कितनी, सही है। अच्छा ये ना लेके अगर मैं और क्लोज आऊँ करके एक स्ट्रिप यहाँ पे लूँ तो देखो एरर कितनी आ रही है, कम हो रही है या नहीं। और जितना ज़्यादा इस लाइन को मैं इसके क्लोज लेके आऊँगा, बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गया, तो देखो जो एरर है वो बहुत मिनिमाइज हो गई है, बिल्कुल मिनिमाइज। इसका मतलब जो ये स्ट्रिप है इसकी विड्थ अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मान सकता हूँ कि एरिया जो आएगा वो सही आएगा, एरर बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगी कि नहीं, अगर विड्थ बहुत ही ज़्यादा कम हो तो। क्लियर है मेरी बात? विड्थ क्या हो, बहुत ही ज़्यादा कम। तो बस यही किया मैंने, एक स्ट्रिप ली जिसकी विड्थ है dx, बहुत ही स्मॉल, dx पता ही है तुम्हें, बहुत छोटा एलिमेंट होता है dx, ठीक है। और x एक वेरिएबल, ये वाली जो लाइन है ना ये वेरिएबल लाइन है, ये पहले अभी यहाँ पे है, बहुत ही क्लोज है इसके, फिर ये आगे चली गई, फिर आगे चली गई, ऐसे मूव कर रही है ये। क्लियर है? तो मैंने कहा fx इंटू dx, भाई यही तो है, देखो fx एरिया, fx क्या होता है, हाइट, और ये होती है विड्थ। सिमिलरली ये fx हाइट और ये विड्थ dx, और dx क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी, ठीक है। और ये काम मुझे कहां तक करना है, a से b तक। जो x है ना वो पहले कहां से स्टार्ट हुआ है, x इक्वल टू a से, x इक्वल टू a से जस्ट बराबर में है। जो x है, मैंने कहा ना x मूव कर रहा है, ये जो लाइन है ये वाली सेकेंड स्ट्रिप, जो सेकेंड लाइन है ये कौन सी है, ये कैपिटल X इक्वल टू x मान लो, ठीक है, इस स्ट्रिप का नाम। अब ये मूव कर रहा है, मूविंग लाइन है, तो ये स्टार्ट कहां से हो रही है, जस्ट क्लोज टू a, सबसे पहली स्ट्रिप जस्ट a के जस्ट बराबर में बनाएगी, ठीक है। फिर और आगे जाएगी हल्का सा, फिर और आगे जाएगी, फिर और आगे जाएगी, और ऐसे करके लास्ट में कहां तक जाएगी, b के जस्ट क्लोज, b पे नहीं जाएगी, क्या, b के जस्ट क्लोज, ठीक है ना। तो a और b जो है ये ओपन इंटरवल होते हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे आप। क्या a और b क्या होता है, ओपन इंटरवल। अगर मैं कहूं a से b, तो इसमें क्या ये b को इंक्लूड कर रहा है, नहीं, b के जस्ट क्लोज तक जाता है। a को इंक्लूड कर रहा है, नहीं, a के जस्ट क्लोज, लिमिट वाला केस है ये, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x इज टेंडिंग टू a। अगर यहाँ पे बात करूँ तो लिमिट x इज टेंडिंग टू a और यहाँ पे x इज टेंडिंग टू b होगा, ठीक है ना, विद ओपन इंटरवल। a और b पे ओपन इंटरवल रहता है, ओके। अगर क्लोज इंटरवल में एरिया निकालना हो a और b के तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, ये मैं पहले बता दूं, वो चीज़ अभी आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो, जो a से b है और fx इंटू डी एक्स है ना, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, fx इंटू डी एक्स, एक बहुत छोटा एलिमेंट, और उस पर क्या लगा दिया, सिग्मा। देखो इस पर तो हम सिग्मा लगाते हैं जब वैल्यूज बड़ी होती हैं, डिफरेंस बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो इस पर मैं सिग्मा की फॉर्म में भी इसको लिख सकता था, ठीक। लेकिन जब बहुत ही छोटा ले लेते हैं तो वो सिग्मा इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, होता सम ही है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सम, उसी से इसका साइन आया s, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक एक स्ट्रिप के जो एरिया हैं उन्हें ऐड कर रहा है, और वो स्ट्रिप की विड्थ क्या है, नेग्लिजिबल। क्लियर? तो ये हमें एरिया मिल जाएगा,
इतना तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो हमें क्या देता है, एरिया। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब मैं लिखवा देता हूं, ये समझ तो आ गया होगा, अब लिख देते हैं। देखो कि ये जो अपना लिखा है a से b fx dx, ये क्या है, ये है एरिया बाउंडेड बाय fx, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड y इक्वल टू 0 लाइन। ये वाला एरिया बाउंडेड बताता है विद दिस, एंड क्या है, एरिया बाउंडेड बाय दिस विद साइन। विद साइन का क्या मतलब है वो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, 2-3 सिचुएशंस में बनाऊंगा। एक तो ये, ठीक है, और एक कुछ ऐसे बना दिया मैंने, क्लियर। ये है अपना x इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू बी। ध्यान से देखिएगा, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ये है x इक्वल टू ए, ये है x इक्वल टू बी। ये दोनों ही केस में fx है, ये अलग है, ये अलग है। तो इन दोनों ही केस में हम बातें करने जा रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं बात करूं a से b fx dx। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ये समझने की जरूरत है कि देखिए रेक्टेंगल्स बनते हैं हमारे दिमाग में, छोटे छोटे रेक्टेंगल बनेंगे और उनकी लेंथ आएगी। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो लेंथ लोगे आप उसकी रेक्टेंगल की लेंथ लोगे, वो किस टाइप पे लोगे, ध्यान से देखो किस टाइप से लोगे, x1 माइनस ए, फिर x2 माइनस x1, फिर एक हल्की सी स्ट्रिप आगे जाएगी x3 माइनस x2, लिखा था ना x3 माइनस x2, फिर x4 माइनस x3, ऐसे करके एक एक स्ट्रिप आगे जाता रहूंगा और फिर लास्ट में आएगा b माइनस दिस, b माइनस xn, वो वाला केस। क्लियर है बच्चों, ऐसा कुछ आएगा लास्ट में। ठीक है, अब देखो ये जो डिफरेंस होगा x1 माइनस ए का, ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, क्योंकि मैं किधर से किधर मूव कर रहा हूं, a से b की ओर। लिमिट कहां से कहां तक दी है, a से b, तो किधर से किधर, a से b की ओर। तो जो लिमिट आएगी, जो स्ट्रिप लूंगा मैं, वो कैसे लूंगा, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू b, उससे जस्ट एक बराबर में, फिर उससे जस्ट एक बराबर में। तो जो विड्थ आएगी उसमें किस टाइप से करूंगा मैं, x1 माइनस ए, जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि x1 a से बड़ा है। फिर x2 माइनस x1, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। फिर x3 माइनस x2, वो भी पॉजिटिव होगा क्योंकि x3 जो है वो x2 से बड़ा है। ये बात तो क्लियर हो गई, जो डिफरेंस आएगा वो तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। अब जो हाइट की बात करूं, अगर मैं हाइट कैसी आएगी, पॉजिटिव है या नहीं, y ऊपर आएगा या नहीं, बात को समझिए। y जो f ऑफ x होगा, मतलब f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 जो आप लेंगे वो सभी पॉजिटिव होंगे या नहीं, क्योंकि भाई ऊपर है यार x एक्सिस से कर्व। ठीक है, तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो उनका प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। तो इन दिस केस दिस विल बी ग्रेटर देन 0। कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आओ, देखो इंटीग्रेशन a से b fx dx। अब स्ट्रिप तो ऐसे ही चल रही है जैसे इस केस में चल रही थी, a से b में जाना है, तो सबसे पहली लाइन आएगी यहाँ पे x1, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, x1 माइनस ए लेंथ, x1 माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स, फिर x2 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ एक्स 2, फिर x3 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ एक्स 3, ऐसे करके चलते हैं हम। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, लेंथ, विड्थ कहते हैं जिसे स्ट्रिप की, वो तो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। विद साइन ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, साइन के साथ। ऑब्वियसली अगर मैं लेंथ बोल रहा हूं तो लेंथ तो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, लेकिन विद साइन बात कर रहा हूं मैं इसलिए। ठीक है,
तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये चीज तो पॉजिटिव आएगी, जो x1 माइनस ए, फिर x2 माइनस x1, फिर x3 माइनस x, क्योंकि मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस बार फंक्शनल वैल्यू कैसी है बच्चों? नेगेटिव। जो हमारे f ऑफ x1 आएगा, f ऑफ x2 आएगा, f ऑफ x3 आएगा, वो सभी कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, होंगे कि नहीं? ठीक है, तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो नेगेटिव होंगे। और ये प्रोडक्ट कौन सा? x2 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ x2 या x3 माइनस x2 इंटू एफ ऑफ x3, ये वाला प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आने वाला है। दैट मीन्स ये आएगा इस केस में लेस देन 0। भाई एरिया, बात सही है तुम्हारी कि एरिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब कैलकुलेशन से कई बार एरिया -2 आ जाता है, लेकिन हम उस पर मोड लगा देते हैं, तब जाके वो 2 बनता है। तो मैंने इस पर मोड नहीं लगा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही कंसीडर कर रहा हूं, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को ही कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर बात है? समझ गए? ठीक है, ओके। तो इसमें नेगेटिव वाले को पॉजिटिव नहीं बना रहा हूं मैं, इसमें नेगेटिव वाले को नेगेटिव की तरह ही ट्रीट करूंगा, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करूंगा। जहां पे नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करना है वो नेक्स्ट चैप्टर है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अभी फिलहाल हम डेफिनेट इंटीग्रेशन देख रहे हैं, जिसमें एरिया विद साइन कन्वेंशन इवेल्युएट किया जाता है। क्लियर है? विद साइन कन्वेंशन मतलब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही लिया जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। और मैंने अभी तुम्हें बताया कि हाँ इस केस में नेगेटिव आना चाहिए, जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, जिस सेंस में इस चीज़ को बनाया गया है, जिस तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है, अगर उस तरीके पे जाएं तो बिल्कुल जो वैल्यू आनी चाहिए वो नेगेटिव आनी चाहिए और आएगी। तो a से b ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर ये चीज़ नीचे है, ठीक है, एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया है, तो वो नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। इंटीग्रेशन उसका कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर? और इस केस में पॉजिटिव। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, पहली बात। दूसरी बात, अब देखो इस केस में अगर मैं कह दूं कि b से a, चलो यहां पे लिख देता हूं, मैं इसमें कह रहा हूं b से a एफ एक्स डी एक्स। देखो इस केस में इस बार मैं b से a की ओर जा रहा हूं, ना कि a से b की ओर। इसका मतलब इधर से इधर, पीछे की ओर। मतलब जो पहली लाइन आएगी वो इधर ये आएगी, इसे मान लो x1। तो इस बार कैसे करोगे? x1 माइनस b, जो कि नेगेटिव होगा। फिर आएगी सेकेंड लाइन इधर, फिर क्या करोगे? x2 माइनस x1, जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि x2 जो है वो x1 से छोटा है, आप पीछे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शनल वैल्यू तो स्टिल पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, होगा कि नहीं? तो अगर आप पीछे की ओर मूव कर रहे हो, इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो वैल्यू कैसी आएगी बच्चों? नेगेटिव, लेस देन 0। और इस केस में उल्टा हो जाएगा बस साइन, और क्या है? पहले नेगेटिव था तो इस बार क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि जब इधर से इधर मूव करेंगे तो जो डिफरेंस है वो तो नेगेटिव है ही साथ में फंक्शनल वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि कैसे करते हैं, इसके मैंने तुम्हें बता दिया है। इसकी साइन कन्वेंशन कैसे होती है ये भी समझ आ गया होगा। ऑलराइट, अब देखो एक हिंट, एक मतलब एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैं कहूँ 0 से पाई, सॉरी 2 पाई ले लो, 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। अगर मैं तुम्हारे से पूछूं 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर शुड बी 0। डायरेक्ट देखते ही बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ग्राफ पता है साइन एक्स का, ठीक है। और 0 से 2 पाई साइन एक्स का मतलब है कि साइन एक्स y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो हमें बताने को बोला गया है। ठीक है, ये ऊपर लिखवाया ना मैंने, यहाँ पे लिखा है कि ये होता क्या है? एरिया बाउंडेड बाय दिस विद साइन। ठीक है, तो ध्यान से देखो 0 से 2 पाई मतलब 0 ये और 2 पाई ये। अब 0 से 2 पाई में एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो कैसा आएगा? 0 से पाई में कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, मान लो कितना भी मान लेते हैं, लेट्स से L, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है? L, तो ये कितना होगा? -L होगा कि नहीं? नेगेटिव, क्योंकि बिल्कुल कर्व दोनों सेम है, बिल्कुल सेम।
तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया वैल्यू वाइज तो सॉरी मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, लेकिन वैल्यू वाइज सेम नहीं होगा, साइन डिफरेंट होंगे। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0, बिल्कुल। तो 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स क्या होगा आंसर? 0। तो आपको अगर कभी कर्व इस टाइप के दिखें, ठीक है, तो आंसर आंख बंद करके आप बोल सकते हैं 0। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर होगी कि क्या आंसर आना चाहिए क्या नहीं। सिमिलरली मैं अगर तुम्हारे से ऐसे पूछ लूँ कि भाई -π/2 से π/2 tan x dx, इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ लोग तो ये बोल सकते हैं कि अच्छा -π/2 और π/2 पे तो tan डिफाइन ही नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब होगा? तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया है, जो -π/2 और π/2 है वो ओपन इंटरवल के साथ है, ना कि क्लोज इंटरवल के साथ, ठीक है। तो ओपन इंटरवल है तो फिर तो हर जगह डिफाइन होगा या नहीं? सही है, तो बिल्कुल डिफाइन होगा -π/2 से π/2 में ये फंक्शन। और अगर मैं ग्राफिकली जाऊं तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है और बिल्कुल सेम है, देख लो, -π/2 से π/2 में। तो इधर ये वाला एरिया आएगा, 0 से π/2 में अगर बात करूं तो ये वाला एरिया, और -π/2 से 0 में बात करूं तो ये वाला एरिया। ये L होगा तो ये -L होगा, दोनों का एडिशन अब भी 0 होगा। क्लियर है? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें एरिया ही देता है बस विद साइन कन्वेंशन, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आएगा फिर एरिया के बारे में, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना समझ आ गया होगा आई थिंक। फिर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जो भी चीज़ तुम्हें लगे वो नोट करनी है वो नोट करें जल्दी।